वक्फ की ज़मीनों की खुर्द-बुर्द बहुत हुई और जो लोग भी चेयरमैन मेंबर रहे, इन्होंने सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी को लूट की। और आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि, और मैं दावे से कह रहा हूँ आपके चैनल पर, कि अगर वक्फ की आमदनी से मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों पर वक्फ की आमदनी का खर्चा किया जाता, तो जो रोडवेज में, बसों में, ट्रेनों में, चौराहों पे आप भीख मांगते हुए मुसलमानों को देखते हैं, मर्द और खवातीन, और इसके अलावा जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान घूमते हैं थैला लेकर, अपनी डिग्रियां लेकर के, ये मैं दावे से कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाएगी। जिस दिन भी जायज तरीके से भूमाफियाओं से मुक्त होकर के वक्फ बोर्ड काम करने लगे, जमीन की आमदनी होने लगे, तो मुसलमानों को किसी की कासालेसी की जरूरत नहीं है और ना किसी के सामने नियत बांध के खड़े होने की जरूरत है। मुसलमान खुद कफील हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, माशी इक्तसादी तौर पर वो हर एतबार से हो जाएगा, तालीमी मैदान में भी हो जाएगा। हर साल अगर वक्फ बोर्ड की जायज आमदनी हो, मुसलमानों को पहुंचे, तो हर साल एक स्टेट में एक यूनिवर्सिटी बन सकती है, हर जिले में इंग्लिश मीडियम का एक स्कूल खोला जा सकता है, कॉलेज खोला जा सकता है। इतनी आमदनी है, मगर ये सब ना हो करके, साठ गांठ करके ये पूरी वक्फ प्रॉपर्टी बर्बाद की जा रही है। जी और मैं आपको बताऊं, कुछ नाम लेना चाहता हूं, जी, ले दीजिए शायद मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि मैं कोई नाराज हो या राजी रहे, ठीक है, जी कोई मुझे इसकी कोई परवाह। मैं आलिम दीन हूं, मेरा काम है सच्ची बात कहना, हक बात कहना, और मैं हमेशा हक बात कहता रहा हूं, कहता रहूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। जी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में जो चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन हैं, ये मायावती, अखिलेश यादव के दौर से चले आ रहे हैं चेयरमैन। करप्शन में पूरा लिप्त है बोर्ड। मसल मशहूर है कि अगर वक्फ बोर्ड लखनऊ के अंदर कदम रखते हैं आप, तो ईट ईट पैसा मांगती है। और मैं उनकी लहरपुर में जमीनें, लखनऊ में जमीनें मैं सब बता दूंगा। रामपुर में जो औकाफ की बर्बादी आजम खान साहब के जरिए हुई, वो शायद आइंदा कभी किसी सदी में नहीं हो सकती है। रामपुर का आलिया मदरसा जो अजहर हिंद कहलाता था, जामिया अजहर मिस्र में काहिरा में, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वो रामपुर में मदरसा आलिया कहलाया जाता था, उसको अजहर हिंद कहा जाता था। वो वक्फ की प्रॉपर्टी, आलीशान बिल्डिंग, आलीशान इमारत, उसको बर्बाद करके रख दिया। वक्फ की प्रॉपर्टी, एक मोहल्ला कोहना है रामपुर में, जी मोहल्ला कोहना में यतीम खाना के नाम से एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी, जहां बेसहारा, बेगरीब, गरीब, कमजोर, लाचार लोग रहा करते थे, उस पर बिल्डोजर चला दिया गया। इस तरीके से न जाने कितनी मिसालें मैं आपको रामपुर को दे दूंगा। अब बरेली आइए, जहां मैं रहता हूं, बरेली अशोक में जी सुनते चलो। समाजवादी पार्टी के विधायक और वक्फ के मौजूदा वक्त में भोजीपुरा जिला बरेली विधानसभा से एमएलए हैं, उनका नाम शहीजुल इस्लाम है। वो वक्फ के मिनिस्टर रह चुके हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने यहाँ बरेली में जो रोडवेज है, पुराना रोडवेज, उस रोडवेज के बगल में कब्रिस्तान था, वक्फ प्रॉपर्टी थी, उस पर कब्जा करके आलीशान जो है वो मार्केट बना दी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत करके उसको 2 महीने लॉक करवा दिया। मेरे मुझसे सख्त नाराजगी हो गई, मैंने कोई परवाह नहीं की। और इसके अलावा नई बस्ती मोहल्ला है यहीं पे, उसमें उनके ससुर का मकान है, आधा मकान, बड़ा आलीशान मकान बनना है, बहुत करोड़पति आदमी है। आधा मकान वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, आधा मकान उनकी अपनी जमीन पर है। उसी आगे नरकुलागंज चलेंगे तो वहां पर उनका बहुत बड़ा शादी हाल है, आलीशान शादी हाल है। आधा उनका अपनी जमीन पर है, आधा मकान जो है, आधा शादी हाल जो है वो उनका वक्फ की प्रॉपर्टी है। और मैं इस तरीके से पीलीभीत की बात बताऊं, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहा करते थे और एमएलए भी रहे और मंत्री भी रहे, हाजी रियाज साहब, पूरा कॉलेज वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, पूरा ऑफिस वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। सहारनपुर के सैयदुज्जमा साहब, उनके 100 से जायद जमीन दरगाह कलिया शरीफ की, वो उनके कंट्रोल में है, उस पर उनका कब्जा है। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस के बताऊं। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बोलते हैं। मैंने हैदराबाद की बात करूंगा। हैदराबाद में निजाम हैदराबाद का जो औकाफ था, मीर उस्मान अली के जो औकाफ थे,
करोड़ों की संपत्तियां थी, उस पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। मैं किस किस का नाम लूं बताइए, मेरी किस किस से दुश्मनी हो जाएगी। बस अमिताभ साहब यही रहने दीजिए। जी नहीं, मैं समझ गया, बहुत ने आपने बहुत नाम ले दिए अशोक जी, अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो कुछ बचा नहीं, चेहरा छुपाने का भी काम नहीं, उन्होंने तो नाम ले लेके बता दिया। मैं वही कह रहा हूं, वक्फ को गरीब की गाय समझ के जो ताकतवर रहा, जिस पर सत्ता का संरक्षण रहा, उसने दूर लिया। आजम खान हो और जसरुद्दीन इस्लाम हो, जितने भी हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी का बिल्कुल मामला घरा हुआ था तो ज्यादा हो गया। जी अशोक जी, फिर मैं पाल साहब पास जाऊंगा। एक कहावत है, खाता न बही जो फलाने कहें वही सही। तो अब हम क्या बताएं, अब ये सारे जो आरोप लगाए हैं मौलाना साहब, इसकी क्या मतलब, इसकी कोई रिपोर्ट इनके पास है? कोई जांच रिपोर्ट रखे हैं? ये किस आधार पे ये आरोप लगा रहे हैं? इसका कोई तथ्यात्मक डेटा प्रस्तुत करें आपके चैनल के माध्यम से। ये बस नाम लेके भाग जाएंगे खाली ऐसे ही कि हाँ फला 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 जो कब्जा कर लिया हो गया, ऐसे थोड़ी चलता है। आप उसके लिए कोई एविडेंस बताइए, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, कुछ उसको उसके एविडेंस में कुछ तो प्रस्तुत करेंगे कि आप ऐसे समाजवादी पार्टी चार नेताओं का नाम ले लिए, करिए फला 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 सब इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे नहीं चलता है इमाम साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब ऐसे नहीं चलता है। आप देखिए, चैनल पे बैठ कर राजनीति ना करिए मौलाना साहब। आप निवेदन मेरा आपसे है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया चैनल पे बैठ के राजनीति ना करिए मौलाना साहब। जो हकीकत है वही बात रखिए। आप मौलाना हैं, कम से कम आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं और हकीकत क्या है। ऐसे नहीं चलेगा सर मौलाना साहब, ऐसे नहीं चलता है कि खाता न वही जो मौलाना साहब ने कहा वही सही। ऐसे कोई नहीं आपकी बात का विश्वास करेगा। ऐसे सर मौलाना साहब कोई नहीं आपकी बात का विश्वास करेगा। बात नहीं, अरे सर मौलाना साहब, आपने जो नाम गिनाए हैं उसका कोई प्रूफ आपके पास है? कोई एविडेंस आपके पास है कि आप जो बस ऐसे चैनल पे बैठ गए और सबका नाम लेने लगे और सब लोग मान लेंगे? जगह पर चलने के लिए, ले जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने खर्चे से आपको ले चलूंगा। और प्रूफ करने के लिए क्या सबूत आपके पास है मौलाना साहब? अरे भाई अशोक जी, वो कह रहे हैं आप उनके खर्चे पर चलो, वो दिखाएंगे सबूत। यहाँ राजनीति ना करिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मौलाना साहब, आप राजनीति ना करिए। आप यहाँ राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। आपके पास कोई तथ्यात्मक एविडेंस है? कोई डेटा है आपके पास? राजनीति नहीं करता हूँ मैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर तक नहीं हूँ जनाब आली। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या आपका पैक्ट है? मैं राजनीति नहीं करता हूँ, राजनीति आप कर रहे हैं। हक बात भाजपा की भाषा बोल रहे हैं चैनल पर बैठ के। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए कृपया। आपके पास जो सबूत है उस सबूत को बताइए। चले जा रहे हैं आपके और पास जो है जो एविडेंस है उसको बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी भाषा बोल रहे हैं चैनल बैठ के, ये उचित नहीं है सर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मौलाना साहब, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोलिए। आप सर जो भी बात कर रहे हैं, जो भी आरोप आप लगा रहे हैं, उसके पीछे कोई एविडेंस दिखाइए आप चैनल के सामने। दिखा रही है जनाब आली, राजनीति आप करते हैं, मुसलमानों को उकसाते आप हैं, मैं नहीं उकसाता हूँ। रोड पे लाने की आप बात करते हैं, मैं रोड पे लाने की बात नहीं करता हूँ। मुसलमानों को लड़ाने की बात आप करते हैं, मैं लड़ाने की बात नहीं करता हूँ। कम से कम जो है शर्म करिए, शर्म करिए, सच्चाई को तस्लीम करिए, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा और आईना देखिए, अपना चेहरा देखिए, गुनहगार चेहरा आप अपना देखिए, आईने में देखिए, आपको शर्म आएगी, शर्म आना चाहिए। इसको सभी लोग जान रहे हैं, आज इस चैनल पे साबित हो रहा है सर मौलाना साहब। इसलिए हो रही है, ऐसे नहीं चलेगा। आपके लोगों ने ऐसे आपने नाम ले लिए बिना किसी सबूत के। आप नाम कैसे ले लिए किसी का? आपको सबूत लेके आना चाहिए ना। जैसे आप नाम लेके आए हैं वैसे आपको सबूत लेके आना चाहिए था, वैसे आपको सबूत लेके आना चाहिए था। मैं विरोध नहीं करता आपका, मैं आपका विरोध नहीं करता। अगर आप सबूत लेके आए होते मौलाना साहब
और जैसे हाथ से हिला रहे हैं वैसे सबूत आप ऐसे लहराए होते कि देखिए सबूत है, ऐसे देखिए सबूत है, मेरे पास सबूत है, कोई नहीं बोलता आपको, आपके पास कोई सबूत है नहीं, आप खाली बस राजनीति कर रहे हैं आप मौलाना साहब। राजनीति करने से नहीं काम चलेगा सर, और आखिरत में भी आप हिसाब देना भाजपा के पीठ पड़ेगा, पे कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, ये समाज आपको देख रहा है और आप मौलाना साहब हैं और ऐसे काम करेंगे तो समाज में क्या आपकी जो है इज्जत जाएगी, क्या समाज सोचेगा आपके बारे में। आप ये सब चीजें एविडेंशियल प्रूफ के साथ लाइए, दिखाइए, सभी लोग मानेंगे आपकी बात। मौलाना साहब तो रुकना होगा, अशोक जी रुकना होगा। अशोक जी कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं पाल साहब आपके पास, फिर अवधेश जी के पास। अशोक जी कह रहे हैं सबूत लाओ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आजम खान साहब की जो यूनिवर्सिटी थी, अशोक भाई आप जानते हो कि मैं तो जो कहूंगा वो हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मतलब मेरी बात में फिर खोट निकालना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने जमीन जितने आसपास की जहां की चाही वहां की जमीन ले ली, कब्रिस्तान, दरगाह, यतीम घर, फलाना घर, सरकारी, पंचायत की, गौचर की, सबकी जमीन ले ली। बुलडोजर, सही कह रहे हैं मौलाना साहब, बुलडोजर चलाया था, रात के अंधेरे में ठंड में बुलडोजर चलाया, कप्तान और कलेक्टर को सड़क पर उतार के आजम खान के समय में बुलडोजर चलाता जमीन कब्जा करने के लिए। सच है, ये मुकदमे का में लिखी है बातें भाई, ये कोई मन से तो नहीं कह रहे। अब वो यूनिवर्सिटी छोटी होते होते नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे बदल गई। हर 6 महीने पैमाइश होती है और 10-5 एकड़ निकल जाती है। बोले ये तो गोचर की है, ये कब्रिस्तान की है, ये शमशान की है, ये फलान की है, ये ढिकान की है, ग्राम पंचायत की है। ये घपला नहीं है, ये कीर्तन है क्या। इन्हीं सब में तो जेल है। बकरी चोरी, मुर्गा चोरी तो एक आध केस है, मूल केस तो यही है। वो जमीन कहां से आई? मैंने कसारी मसारी को उदाहरण दिया आपको, जमीन वापस ली गई, कहां है मालिक। और तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। देखो अशोक बाबू सब जानते हैं, वो थे वो अपने एटा वाले है ना, आपकी पार्टी के, क्या नाम था उनका, रामेश्वर और जोगिंदर है ना, आपके बिल्कुल वरिष्ठ थे वो पार्टी में, और उनका नेतृत्व से भी रिश्ता अच्छा था। उनके ऊपर अब ज़्यादा नहीं, 100-125 केस हैं इस वक्त, है ना। तो उन्होंने शमशान की ज़मीन अपने अंदर ले ली थी, वहाँ भी प्लाटिंग करा दी थी, वो बुलडोजर चला ना। तो वैसे ही ये इनका नाम रामेंद्र जोगिंदर था, तो इनने शमशान अंदर ले लिया। जिसका नाम आजम खान या रफीक खान था, उसने कब्रिस्तान अंदर ले लिया। नहीं, वही तो कह रहा हूं। और कब्रिस्तान और दरगाह और मस्जिद ये तो वक्फ की है, ये किसी की प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती। और उनसे जो पैसा आ रहा है दुकानों से और बाकी चीजों से, वो कहां जा रहा है, इसकी भी पड़ताल करना जरूरी है। इसलिए मसला, रामकुमार पाल साहब, मसला ये कि मैं मानता हूं 1 फुट लेके चलो इंची टेप, 1 फुट जमीन कोई माई का लाल बिना राजनीतिक संरक्षण के कब्जा नहीं कर सकता, न कब्रिस्तान की, न दरगाह की, न मस्जिद की, न काही की। क्या इस जितने भी कब्जे हैं जमीनों के, उनमें एक बात आंख मीच के मान लो, ये मेरी धारणा है, आप सहमत है कि नहीं वो बताइएगा। आंख मीच के मान ले जनता कि किसी न किसी इस कब्जे वाले व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है। या तो वो खुद सीधे नेता है या किसी नेता का खासम खास है। पाल साहब, कोई सामान्य व्यक्ति, कोई गरीब कब्जा कर सकता है क्या?